बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनरल आसिम मुनीर ने आते साथ ही जो अहम तरीन काम किए थे, उसने सबसे पहले जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात को जो फ़ॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड थे और जो बॉर्डर रिलेटेड थे, सबसे पहले तो उनके ऊपर तवज्जो दी और इन मामलात को बेहतर किया। देखिए, जब भी फ़ौज की कमांड के अंदर तब्दीली होती है, फ़ौज की कमांड में जब भी कोई शिफ्ट आता है और आर्मी चीफ़ तब्दील होता है, तो नया आर्मी चीफ़ आके अपनी टीम तैयार करता है, अपने मामलात बेहतर करता है और अपना सर के साथ जाके अपनी एक पॉलिसी बयान करता है, एक पैराडाइम शिफ्ट होता है और अपनी पूरी जो आगे 3 साल का प्लान होता है, जो स्ट्रैटेजी होती है, उसको जाके बताता है। लेकिन ये जनरल आसिम मुनीर ने पिछले 3-4 महीने से 4-5 महीने से जब से जनरल आसिम मुनीर ने अपना ओहदा संभाला है, उसने जनरल आसिम मुनीर ने एक किस्म की खामोशी इख्तियार कर रखी थी और तमाम के तमाम मामलात को ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन की शक्ल में ले रहा था और उसको देख रहा था, परख रहा था। अभी फील्ड में इतना जाना शुरू नहीं किया था। सबसे पहले तो बॉर्डर के एरियाज़ के दौरे किए, फिर उसके बाद कुछ फ़ॉरेन टूर्स किए और अब जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है, पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, उनकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया और अब एक अहम तरीन फ़ोरम का इजलास बुला लिया गया है। अहम तरीन जो पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन फ़ोरम्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके अंदर देखें, एक तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कोर कमांडर्स का, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले बुलाई और जनरल आसिम मुनीर ने उसके अंदर भी तमाम कोर कमांडर्स के साथ बातचीत की, गपशप लगाई और उनसे ब्रीफिंग ली, इनपुट लिया और पाकिस्तान के मामलात किस तरह से बेहतर किए जा सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की। और दूसरा ये कि जनरल आसिम मुनीर ने फिर मुख्तलिफ गैरिसन, मुख्तलिफ कोर का दौरा किया, जिसके अंदर पेशावर, सियालकोट, लाहौर, कोयटा, इसका दौरा किया और यहाँ पर जाके तमाम के तमाम जो ऑफिसर्स हैं, तमाम के तमाम जो कमांडर्स हैं, तमाम के तमाम जो टॉप के ऑफिसर्स हैं, जो फ़ौज के अफसरान, उनके साथ बातचीत की, इंटरेक्शन किया। अब बराह रास्त तमाम के तमाम कोर कमांडर्स, जिसके अंदर आसिफ गफ़ूर, जनरल आसिफ गफ़ूर, जिसके अंदर पेशावर, कोयटा, लाहौर, गुजरांवाला, मंगला, मुल्तान, ये तमाम के तमाम कोर कमांडर्स को अब बुला लिया गया और फॉर्मेशन कमांडर्स का एक बहुत अहम तरीन इजलास। देखें, ये कोर कमांडर्स इजलास और फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास है, जो कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर्स, ये दोनों मीटिंग के अंदर फ़र्क है और इसके अंदर बेसिक फ़र्क ये है कि जो कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसके अंदर जो कोर कमांड करते हैं कोर कमांडर्स वो, और उसके बाद जो टॉप लेवल की आपकी मिलिट्री कमांड होती है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के तमाम लोग शामिल होते हैं, जो मिलिट्री की टॉप की कमांड को संभालते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनसे इनपुट ली जाती है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन कमांड्स का इजलास होता है, ये उससे मुख्तलिफ है। इसके अंदर 4 स्टार जनरल तो होता ही, जो कि जनरल आसिम मुनीर खुद है, और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, 2 ये हो गए। फिर उसके बाद 3 स्टार जनरल्स होते हैं और उसके बाद फिर 2 स्टार मेजर जनरल्स होते हैं और फिर उसके बाद 1 स्टार ब्रिगेडियर होते हैं और इनके पास अहम तरीन कमांड्स होती हैं। ये अहम तरीन पोस्ट इनके पास होती है और इनके पास मुख्तलिफ यूनिट्स की कमांड होती है। इनको बुलाया जाता है और पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी शिफ्ट जो है वो उसको अमली तौर पर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने के लिए उनको पॉलिसी दी जाती है। तो अब ये इजलास बुला लिया गया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के तमाम बड़े अहम तरीन कोर कमांडर्स, अहम तरीन जो मेजर जनरल्स, अहम तरीन ब्रिगेडियर्स, उनको बुलाया गया और ये इजलास बड़ा ही गैर मामूली नौयत का है। देखिए, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात बन चुके हैं, ये बड़े गैर मामूली हैं। इस वजह से ये इजलास भी बड़ा गैर मामूली है और ये अब 1-2 दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का बुलाया गया। अब इसमें देखें कि इमरान खान ने किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए जो तजावीज़ दी, जो मशवरे दिए, आखिरकार उनके ऊपर अब काम करने का, उनके ऊपर अब अमल दरामद करने का वक्त आ गया और उसी के मुताबिक पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। ये अब बहुत अहम तरीन इजलास में, इसमें देखें, आपने जो पाकिस्तान की पोलिटिकल सिचुएशन है उसको समझना है, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने इस इजलास को समझना है। जो इस टाइम पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं उसके अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ चुकी है। इस हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमने मुल्क को तबाह और बर्बाद करना है, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लानी है, मुल्क के अंदर हमने अदम इस्तेहकाम लाना है, मुल्क के अंदर हमने मईशत को तबाह करना है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी वजह से आज ये हालत है कि पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी जो दंदनाती फिर रही है, नाश्ती फिर रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई और बेरोज़गारी का तूफ़ान है। क्योंकि जब आप मईशत को ठीक नहीं कर सकते, मईशत की तबाही फेर देते हैं, मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो फिर उसके बाद जो आवाम है
उसके अंदर ये महंगाई और बेरोज़गारी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अवाम बेचारी पिस जाती है, अवाम बेचारी मारी जाती है, अवाम बेचारी उसके ऊपर जो अजाब नाजिल होता है उसकी वजह से उनका कचूमर निकल जाता है। जो आजकल हालत हो गई है, आजकल जो हालत होगी उसमें देखें कि बिजली के बिलों में इजाफा, गैस के बिलों में इजाफा, फिर उसके बाद गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग, बिजली आए ना आए, गैस आए ना आए, आपको बिल ज़रूर आना है, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, फिर उसके बाद डॉलर की कीमत बढ़ाना, मुल्क के अंदर हर चीज़ की कीमत बढ़ा के डबल करके इन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया। और ये हुकूमत अब चलने के काबिल नहीं रही। इस वजह से इस हुकूमत को निकालने के लिए और एक रास्ता बनाने के लिए, आगे निगरान सेटअप लाने के लिए, और निगरान सेटअप को चलाना है तो कितनी देर चलाना है, इस हुकूमत को अगर एक्सटेंशन देनी तो कितनी देर की देनी है, और अगली हुकूमत जो लानी है वो कौन सी पार्टी की होगी और उसमें कौन कौन शामिल होगा। ये 3 अहम तरीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज बात हो रही है। अहम तरीन हलकों के अंदर आज यही बात हो रही है कि इस हुकूमत को एक्सटेंशन देनी है या इसको फारिग करना है, पहले ये। दूसरा कि निगरान हुकूमत ला के, निगरान हुकूमत के अंदर पहले किस किस को लाना है और उसको कितना टाइम देना है, उसको सिर्फ 90 दिन का टाइम देना और इलेक्शन करवा देने, या उसको एक्सटेंड करके आगे लंबा लेके जाना है। दूसरा ये। और तीसरा जो अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि अगर हमने इलेक्शन भी करवा देते हैं, निगरान सेटअप भी, अगर ये हुकूमत भी घर भेज देते हैं, फिर उसके बाद निगरान सेटअप आ जाता है, वो इलेक्शन करवा देता है, तो उसके बाद फिर हुकूमत किस पार्टी की लानी है, किसको लाना है, किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, किसको पंजाब देना है, किसको KP देना है, किसको सिंध देना है, किसको बलूचिस्तान देना है। ये 3 अहम तरीन पॉइंट्स है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझें कि पाकिस्तान के जो अहम तरीन हलकों में, पावर कॉरिडोर्स में, ख़ास तौर पर GHQ में, पिंडी में जो अहम तरीन मामलात है आखिरकार उनके ऊपर बात होनी है। और उसी सिलसिले में ये आगे पीछे सारी दौड़ें लगी हुई है, और इसी सिलसिले में ये आगे पीछे सारी मुलाकातें और अहम तरीन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इजलास हो रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जाए। और जितना जल्दी हो सके पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए कोई ना कोई हमने अमली तौर पर कदम उठाना है, प्रैक्टिकली काम करना है। क्योंकि जितनी देर तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, जिस तरह से ये हुकूमत बैठी हुई है, मंजी डा के बैठे हुए हैं और कोई फिक्र नहीं है इनको, ना फिक्र ना फाका ना ऐशकर काका, ये इनकी हालत हुई है। मौलाना कभी टूर करता है, कभी थाईलैंड निकल जाता है, कभी सिंगापुर निकल जाता है, कभी नॉर्दर्न इलाकों में निकल जाता है, शहबाज शरीफ वेला फिर रहा है दुनिया में, कभी तुर्की चले जाता है, वहाँ पर जलील होके आता है, कभी लाहौर आ जाता है, कभी इस्लामाबाद चले जाता है, और इसी तरह से बाकी पार्टियां। और बिलावल भुट्टो वो मुल्कों के दौरे करता फिरता है, वो वज़ीर ख़ारजा क्या बन गया, उसको तो सैर सपाटे का खाता खुल गया, उसने दुनिया भर में सैर सपाटे शुरू कर दिए, और पाकिस्तान के फ़िक्र किसी को नहीं। तो आखिरकार जिनके पास पाकिस्तान है, जिनके पास रियासत है, जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है, उन्होंने तो फिर इन तमाम मसाइल का हल तो निकालना है। और इमरान खान ने उन तमाम मसाइल का जो हल है, उसका जो रास्ता है वो इंतखाबात का वो बता दिया है।